बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुक 4 जो है PMS की लर्निंग एंड द लर्निंग प्रोसेस, उसका जो टॉपिक है 4.4 द लर्निंग थीरीज़, इसमें दो पार्ट हैं, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी और कोग्निटिव लर्निंग थ्योरीज़। आज हम बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज़ पढ़ेंगे जो कि हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सबसे पहले कि लर्निंग ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग थ्योरी क्या है। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरी लर्निंग यानी कि हम किस तरह सीखते हैं, तो ये डिस्क्राइब करती है। ये इंग्लिश लिखी हुई है, इसका जो मीनिंग है वो आपको मैं बताता हूँ। आप रीड आउट तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मैं पढ़ा करूँगा, और ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना बने और मेन जो बात है वो आपको समझ आ सके। लर्निंग थ्योरीज अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ नॉलेज बिकम्स ingrained in a person's memory in an observable way, whether that's the solution to a complicated math problem or direction to the grocery store. लर्निंग थ्योरीज ये डिस्क्राइब करती है, बयान करती है कि इंसान की मेमोरी में जो नॉलेज है वो कैसे स्टोर होता है, चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो क्या, या वो मैथ की कोई प्रॉब्लम हो या डायरेक्शन हो ग्रोसरी स्टोर की। द इम्प्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी लर्न to go much further than mere theory. Now, understanding what knowledge is and where it comes from has important applications in the home, the workplace, and the classroom. While older teaching methods may have emphasized rote memorization, today's methods rely on more or several learning theories. कहता पहले ज़माने में ना जो टीचिंग मेथड्स थे वो रूट यानी कि रूट मेमोराइज रट्टा सिस्टम पर बेस करते थे, लेकिन आजकल जो भी लर्निंग या टीचिंग हो रही है ना, उसके लिए फ्यू थीरीज़ जो है ना, लर्निंग थीरीज़ उनको फॉलो किया जाता है, और वो ये हैं कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिज़म लर्निंग थ्योरीज़, कनेक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी एंड ऑफ कोर्स बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज़। तो आज हम बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग थ्योरीज प्रोवाइड करती है टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को विद एन एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क फ्रेम करती है इन विच टू टीच एंड लर्न सक्सेसफुली, कि वो किस फ्रेमवर्क में टीच करें और लर्न करें सक्सेसफुली। व्हाट इज़ अ बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी? बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ना, आपको वैसे अपने अल्फाज में बताता हूँ, रीड आउट तो आ ही लेंगे। बिहेवियरिस्ट जैसे कि बिहेवियर से, वो कहते हैं कि दिमाग का लर्निंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिमाग चाहे जैसा भी हो, इंसान ने अगर सीखना हो ना तो इंसानों को भी सिखाते हैं ना, बंदरों को, रीछ को, तो कहते हैं कि हम इंसानों को भी ऐसे ही सिखा सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर ये फोकस करते थे, बिहेवियरिस्ट फोकस करते थे बिहेवियर पर। मसलन आपको आइवन पेवलोव ने जो दी है ना कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो ये कहता है कि एक डॉग है, डॉग के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया ना। कहता है एक डॉग है, एक बॉक्स में है, ये एक डब्बे में है या एक कमरे में है। तो कहता है कि जब उसको खाना डालेंगे ना, तो वो जब खाना लेके आएगा ना कोई आदमी, तो वो ऐसे डालने से पहले ना, तो जब खाना कुत्ता देखता है ना डॉग, तो वो सेलिब्रेट करता है, यानी कि उसके मुंह से राल निकलती है। कहता अब जब भी खाना देने जाएगा ना वो आदमी, तो पहले बेल जो है ना वो ऐसे बजाएगा बेल, तो फिर वो खाना देगा। उसने ना बेल को एसोसिएट कर दिया उसके साथ, खाने के साथ। अब जब भी वो आदमी जाता पहले बेल, और जब बेल बजाता फिर खाना पेश कर देता, कुत्ते को ना ऐसे डाल देता। तो कुत्ता जो है ना वो फिर ऐसे समझ गया कि अच्छा जब बेल बजा करेगी ना तो इसका मतलब होता है कि मुझे खाना मिलने लगा है। तो वो ना उसने कहा कि अब देखना, अब आपने खाना नहीं डालना, सिर्फ बेल बजानी है। काफ़ी दिनों बाद उसने जब ऐसे बेल बजाई ना, तो कुत्ते के मुंह में वैसे ही राल आ गई, वैसे ही सेलिब्रेट उसने कर दिया। उसको खाना भी नहीं अभी मिला, लेकिन उसके मुंह से राल जो है ना वो आना शुरू होगी। तो इस वजह से कहते हैं, इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अब इसके ज़रा रीड आउट करते हैं। यही थी बात, सिर्फ इतनी की बात है कि हम किसी को भी बिहेवियर सिखा सकते हैं। तो इन शॉर्ट बिहेवियरिज्म एम्फसाइजेज हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, के लोग किस तरह अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं ओवर टाइम। दीज इंटरेक्शन
कॉल्ड स्टिमुलाई फॉर्म पर्टिकुलर बिहेवियर। जब माहौल के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है ना, इंटरेक्शन हो जाती है, फिर एक ख़ास किस्म का बिहेवियर पैदा हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच दिस बिहेवियर इज़ फॉर्म्ड इज़ नाउन एज कंडीशनिंग। तो वो प्रोसेस जिसके तहत ये बिहेवियर पैदा होता है इसको कंडीशनिंग कहते हैं। इन जनरल बिहेवियरिस्ट आर कंसर्न्ड solely or primarily with understanding behavior as the response to environmental stimuli. They are generally unconcerned with psychological phenomena that cannot be systematically observed. जो behaviorist होते हैं ना वो किसके साथ, जो behaviorist होते हैं ना वो अनकंसर्न होते हैं साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग के साथ, साइकोलॉजिकल फिनोमिना का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कहते हैं जो चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं ना वही लर्निंग है। दिमाग को तो ना हम देख सकते हैं ना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। As we will see, some behaviorists are more extreme in this way of thinking than others. The most extreme of this set, known as the radical behaviorist, entirely discount innate psychological phenomena outside of stimulus and response. For radical behaviorist, in other words, everything that makes up a person's psychology, personality and knowledge is a result of interaction with their environment since birth. जो radical behaviorist हैं वो कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी करता है ना वो इसके इंटरेक्शन का नतीजा है जो वो बर्थ से लेकर इन्वायरमेंट के साथ करता आ रहा है, इंटरेक्शन माहौल के साथ। Behaviorism has a very nuanced history, however, with several competing schools of thought. In the following, we will go through some of the underlying concepts and how behaviorist learning theory has developed over time. The history of behaviorist learning. Behaviorist learning theory represents the culmination of various schools of thought in modern psychology. Here are some of the people and concepts that form the behaviorist learning theory we know today. William Wundt and experimental psychology. No discussion of modern psychology would be complete without the father of experimental psychology himself, William Wundt. Born in 1832 in Germany, Wundt founded the first psychology laboratory in the world and carried out experiments that heavily influenced the field. तो जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियरिस्ट के बानी जिनको माना जाता है वो है विलियम वुंट। ये जर्मनी से इनका तल्लुक था, 1832 में ये पैदा हुए थे। वुंट experimental approach was novel during the 19th century. He proposed that psychology could be treated as a natural science. In other words, the human mind could be studied through controlled experiments with reproducible result. In this institute, he emphasized that which could be more objectively measured, like reaction times and attention spans. This work broke psychology away from an entirely inside-out field and one that studied the human mind from the outside in. This emphasis can be seen throughout the work of the first behaviorist who would follow Wundt's lead at the end of the 19th and beginning of the 20th century. इसको फॉलो किसने किया था? आइवन पेवलोव एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग दी है आइवन पेवलोव ने। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म, रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पेवलोव produced a body of work that's crucial to behaviorist learning theory. While working with dogs in his laboratory, Pavlov observed that these canine subjects began to salivate when certain lab assistants entered the room. It was these lab technicians who normally fed the dogs, but Pavlov noticed that the dogs began to salivate regardless of whether the assistants were coming in to feed them or not. ये जो Pavlov कहता है कि एक जो कुत्ता है ना, जो असिस्टेंट था ना, वो जब रूम में आता था ना लैब में, तो वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था चाहे वो खाना लेके आया है या नहीं। यानी कि उसने उसको एसोसिएट कर लिया था खाने के साथ कि जब भी ये आएगा ना मेरे लिए खाना लेके ही आएगा। Pavlov's conclusion ignited a career-defining inquiry. He surmised the dogs had associated the presence of these assistants with the presence of food, which triggered a psychological response, salivation. The experience gave Pavlov an idea that grew into the concept of classical conditioning. He conducted an experiment in which he paired the ringing of a bell with the arrival of the food and measured the resulting of salivary response in dogs. Subjects predictably, the dogs began to salivate when they saw the फूड अराइव। उसने कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं कि जैसे ही खाना को लेके आए पहले वो बेल बजाएगा, उसको बेल को खाने के साथ या खाने को बेल के साथ एसोसिएट कर दिया तो डॉग सेलिब्रेट करता है या नहीं।
पेवलव रिपीटेड दिस फूड बेल पेयरिंग सेवरल टाइम्स, उसने ये काफ़ी दिन जारी रखा सेवरल टाइम। ही देन रैंग द बेल अगेन बट डिड नॉट ब्रिंग द फूड, फिर फूड नहीं लेके आया। इवन विदाउट सीइंग देयर मील however the dogs began to salivate at the ringing of the bell. These dogs had associated the ringing of the bell with the arrival of the food and reacted accordingly. लेकिन डॉग ने समझा कि जो है ना फूड आ गया है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ बेल ही रिंग की थी उन्होंने। पेवलव फॉर्मलाइज्ड हिज कंक्लूजन, उसने ये नतीजा निकाला फ्रॉम दिस एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स इनटू व्हाट्स नाउ नाउन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, जो आजकल जिसको हम ये कहते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक स्टिमुलस दैट्स न्यूट्रल, एक स्टिमुलस जो कि न्यूट्रल है और अनरिलेटेड है टू अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव स्टिमुलस दैट्स रिलेट टू दैट रिस्पॉन्स। इन द एग्जाम्पल द रिंगिंग ऑफ द बेल, रिंगिंग ऑफ द बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है, बिकम्स एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव स्टिमुलस अराइवल of the food to produce the same behavior, salivation. While Pavlov largely kept his experiments to animals, it would not be long before experimental psychologists began testing his theories on human subject. कि एवन पेवलव की थ्योरी तो एनिमल्स पर थी ना, तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट आए ना उन्होंने कहा कि यही थ्योरी हम इंसानों पर भी अप्लाई करते हैं। तो फिर आया था B.F. स्किनर एंड रेडिकल बिहेवियरिज्म। तो B.F. स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपको फ़र्क बताऊँ ना, ये होता है कि उसमें जो क्लासिकल कंडीशन तो उसमें पहले स्टिमुलस आता है, तो जब स्टिमुलस आ जाता है ना तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आता है सेलिवेशन, यानी कि पहले बेल रिंग करेगी, कोई स्टिमुलस आएगा बाहर से, फिर वो कोई रिएक्शन करेगा जो सीखने वाला है। इसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले काम करेगा, फिर इसको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, ये फ़र्क होता है दोनों में। मसलन एक स्टूडेंट है, अब वो अगर तो अच्छा काम अगर तो टीचर के डर से कोई सबक याद करे, ठीक है, तो उसे तो कहते हैं कि वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। अगर बच्चे को ये हो ना कि मुझे ना इनाम मिलेगा, यानी कि इनाम मिलेगा या मुझे ऐसे शाबाश मिलेगी कोई, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से पहले कोई अच्छा काम करेगा ना, तो फिर उसको जो इनाम रीइंफोर्समेंट मिलेगी, कोई इनाम मिलेगा, और जिसको वो देखेगा फिर दूसरों को जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा उन्हें मार पड़ेगी, तो फिर वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ये दोनों काम ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं। ये अभी पढ़ते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। B.F. स्किनर एंड रेडिकल, मैनी ऑफ द बिहेवियरिज्म कंसेप्ट दैट आर कॉमन प्लेस टुडे सच एज पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग grew out of work performed by our next behaviorist, the American psychologist B.F. Skinner. Skinner's landmark experiment involved placing a lab rat in an operant conditioning chamber और स्किनर बॉक्स में इसने किया था outfitted with the lever or button. The animal could then press the lever button to receive the food. The animal was free to press the lever whenever it desired. When it did so, it would be rewarded with food. In other versions of the experiment, the animal would receive a small shock if it pressed the lever outside of conditions set by the experimenter, such as light being on or off. उसने ना एक चूहे को एक पिंजरे में डाल दिया और एक लीवर दबाता था वो चूहा ना भागते हुए, अगर वो किसी गलत जगह से दबाता था तो उसे सज़ा मिलती थी, लाइट ऑन या ऑफ होती थी, अगर वो सही जगह से प्रेस करता था तो उसे फूड मिलता था। उसने ऑब्ज़र्व किया कि देखते हैं कि ज़्यादा ये उस जगह प्रेस करेगा जहाँ से इसे फूड मिलता है या रॉन्ग जगह पर। तो देखना अभी द टू रिस्पॉन्सेज फूड एंड शॉक, दो रिस्पॉन्स आर ड्यूब्ड रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट रिस्पेक्टिवली, दे आर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स इन स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. Skinner found that animals were not more likely to press the lever when they received rewards and less likely to do so when they did not. स्किनर ने ये देखा कि जो एनिमल है वो उस वक्त उस जगह से लीवर को ज़्यादा प्रेस करता है जहाँ से उसे रिवॉर्ड मिलता है, और कम उस जगह से प्रेस करता है जहाँ से उसे पनिशमेंट मिलती है. He termed this operant conditioning. He defined a sharp contrast between operant conditioning and classical conditioning developed by Pavlov. In classical conditioning, a behavior, salivation, depends on the stimulus that precedes it, bell ring. In operant conditioning, Skinner proposed that the subject's behavior depend on the stimulus that follows the behavior. क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि बिहेवियर जो होता है डिपेंड्स करता है स्टिमुलस पर, कि कौन सा स्टिमुलस जैसा होगा वैसा बिहेवियर होगा, लेकिन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग सब्जेक्ट्स बिहेवियर जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टिमुलस दैट फॉलोज द बिहेवियर.
पहले बिहेवियर होता है और फिर स्टिमुलस मिलता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग। In operant conditioning, the operant is any behavior that a subject perform on their environment. The subject has control over these behaviors. Respondents, on the other hand, are automatic reflexes like jumping away from a hot stove top. As stated earlier, the concept of reinforcement and punishment are central to Skinner's theory of operant conditioning. Reinforcement is any event that promotes the preceding behavior. Punishment is meant that discourage the preceding behavior. Reinforcement ये होती है किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, इनाम देना, और पनिशमेंट होती है सज़ा देना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसे रीइंफोर्समेंट करें कि वो ये इस काम को कंटिन्यू रखे, ठीक है। और पनिशमेंट, अगर कोई बुरा कर रहा है उसको पनिश करें ताकि वो सही जो है ना वो रास्ते पर आ जाए। ये इसमें दो कंसेप्ट हैं, ये आपने याद रखने हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। You might have heard of terms like positive reinforcement and negative reinforcement. These phrases are commonly used and just as commonly misused. For example, when students behave well in class, they may receive a prize or a gold star. This has the goal of reinforcing their good behavior and is known as positive reinforcement. अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है, उन्हें स्टार मिलता है या कोई प्राइज़ मिलता है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव टू बी अनप्लेजेंट टू द स्टूडेंट्स। लेट्स से अ टीचर रिमूव्स अ रीइंफोर्समेंट इन रिस्पॉन्स टू गुड बिहेवियर। दिस कुड मीन एग्जेम्प्टिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लीन अप ड्यूटीज और लेटिंग देम स्किप एन असाइनमेंट। दिस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज मेंट टू इंक्रीज पॉजिटिव बिहेवियर बाय टेकिंग समथिंग अवे इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग टू द स्टूडेंट। इट इज सब्ट्रैक्टिव एंड देयरफॉर कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो टीचर है ना वो किसी को कुछ देता नहीं है बल्कि उसे एग्जेम्प्ट कर देता है। मसलन कोई ना सफाई करनी थी किसी कमरे की, तो सर कह दें कि नहीं तुम नहीं करोगे, बाकी सारे करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। मसलन उसे असाइनमेंट लिखनी थी ना, तो उसमें उसे एग्जेम्प्ट ही कर दें कि आपने असाइनमेंट नहीं लिखनी, आपके नंबर वैसे ही लगा देंगे, तो ठीक है। उसे स्किप कर दें, लेट देम स्किप एन असाइनमेंट। उसे कुछ नाम नहीं देना, बस वैसे ही कोई उससे काम ही नहीं करवाना ना, ऐसा, तो उसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। It follows then that there are also positive and negative punishment in operant conditioning. Positive punishment is additive in that it punishes bad behavior with a new unpleasant stimulus. To take our classroom example, this might include assigning extra homework to a purely behaved student. A negative punishment, on the other hand, is subtractive, like taking recess time away from an unruly pupil. यानी कि उसे ब्रेक ही ना करने दें, उसे एक्स्ट्रा काम दे दें। इसे कहते हैं जो है ना, एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट ऊपर लिखी हुई है, तो उसे ज़्यादा होमवर्क दे दें, ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट ये होती है कि उसे ब्रेक ही ना करवाएं, उसे खड़ा कर दें क्लास में, हैंड ऊपर करवा दें उसके। स्किनर वुड गो ऑन टू द प्रपोज रेडिकल बिहेवियरिज्म इन विच ऑल साइकोलॉजिकल प्रोसेस वर डीम्ड रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट। स्किनर वुड गो ऑन टू रिस्पॉन्स, ये बोला। चलें आगे बढ़ें कि एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरिज्म इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हम इसको बिहेवियरिज्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ें। और जो स्टूडेंट फीडबैक, ये है कि एक टीचर को चाहिए कि जब कोई काम दे ना स्टूडेंट्स को, तो उसको जल्दी उसको फीडबैक दें, ताकि उसको जो फीडबैक मिलेगा ना अच्छा, तो वो फिर उसकी रीइंफोर्समेंट होगी, फिर वो बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से काम करके आएगा। तो इसलिए टीचर को जल्दी चाहिए कि वो इनको फीडबैक दें, ठीक है। इसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम। टीचर को चाहिए कि जो बच्चे अच्छा काम करके आते हैं ना, उनको रिवॉर्ड दें, उनको प्रेज़ करें, तो ताकि वो अपना दिल लगा कर मेहनत करें। तो इस तरह वो और पढ़ेंगे ना, तो ये इस जगह पे रिवॉर्ड सिस्टम हो, पनिशमेंट सिस्टम हो, तो फिर वो बच्चे और तरीके से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ये थ्योरी जो है ना, रिवॉर्ड सिस्टम को भी जो है ना डेवलप करती है कि रिवॉर्ड सिस्टम आपके स्कूलों में होना चाहिए। फीडबैक दें, रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। ये रीड आउट करेंगे ना, वही बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। इस तरह ये ऐसे लगता है पता नहीं क्या है कुछ भी नहीं।
जब क्लास स्टार्ट करें ना तो ये नहीं कि आते ही अपना टॉपिक लिखा और पढ़ाना शुरू कर दिया, बल्कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें, ठीक है। इस तरह उसको पूछ के उनसे काम ज़्यादा करवाएं, आप ज़्यादा ना करें, उनसे करवाएं, उनसे पूछें, उनको बिहेवियर उनको यानी कि उनको ज़्यादा करने दें। तो इस तरह जो है ना वो अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, ठीक है। ये आप रीड आउट कर लेना ये पैराग्राफ। तो यही बातें थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।